नमस्कार, टीवी9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, राजस्थान में आज सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है आरएलपी के आयोजन की। आयोजन होना है बीकानेर में, जिसके लिए करीबन बताया जा रहा है कि 1 लाख लोगों के बैठने की इस आयोजन में व्यवस्था की गई है। यह आरएलपी का बड़ा आयोजन माना जा रहा है, क्योंकि ये आरएलपी का 7वां स्थापना दिवस है और इसकी तैयारी पहले से की जा रही थी। हनुमान बेनीवाल पूरी तरह से तैयार है और आज कई बड़ी बातें वो इस आयोजन में कर सकते हैं। वो अपने आगे का रोड मैप यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार 28 के चुनाव की बात अभी से करने लगे हैं। लेकिन 28 के चुनाव से पहले नगर निकाय चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या हनुमान बेनीवाल कहेंगे, इस पर नज़र टीवी9 राजस्थान की भी बनी रहेगी। और सबसे पहले आपको टीवी9 राजस्थान पर ही हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इस चर्चा में हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह वजूद में आई थी आरएलपी और हनुमान बेनीवाल का इतिहास क्या है और आगे क्या हनुमान बेनीवाल को मिल सकता है, और इस वक्त स्थिति हनुमान बेनीवाल की और आरएलपी के राजस्थान में क्या है। बात करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी से। तो अम्बेश श्रीवास्तव जी, मौजूदा स्थिति के बारे में पहले बताइए, हनुमान बेनीवाल की क्या है, जिस तरह से वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे, जबकि उनका एक भी विधायक विधानसभा में अब नहीं है, वो खुद सांसद है, इसके अलावा और कोई ऑफिशियल उनके पास कोई पद नहीं है। तो इसको लेके मौजूदा स्थिति अभी क्या कहती है, आगे बेनीवाल को कुछ मिल सकता है या नहीं, और उसके बाद पास्ट का भी बताएं कि इससे पहले बेनीवाल को क्या मिला, किस तरह वजूद में आए। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल जैसा कि एक आरोप पॉलिटिक्स में लगता है नेपोटिज्म का जी, तो हनुमान बेनीवाल के पिताजी भी 2 बार विधायक रह चुके हैं क्यूसर से, और उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के बैनर तले अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी। वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते, क्यूसर से विधायक बने। लेकिन जैसा कि हमने कई बार देखा है उसमें कि वसुंधरा राजे से कई बार नेताओं की नहीं पटती है, और उस तरह हनुमान बेनीवाल की भी नहीं पटी और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मतलब बीजेपी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े। उन्होंने 13 का चुनाव निर्दलीय लड़ा, खैर उसमें भी उन्होंने जीत दर्ज करी। उसके बाद अब हनुमान बेनीवाल के निशाने पर हमेशा कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां रही हैं। वो बात अलग है कि दोनों से उनका गठबंधन भी रहा है समय समय पर। अब आप इसको फायदे के लिए कह सकते हैं या अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन दोनों ही दलों से उनका समय समय पर गठबंधन भी रहा है। लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जैसे अक्टूबर का महीना चल रहा है, दिसंबर में चुनाव होने थे और अक्टूबर के महीने में हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ी जनसभा, एक बड़े आयोजन किया जयपुर में, और वहाँ पे आरएलपी पार्टी के नाम का ऐलान किया कि भाई अब हम पार्टी के साथ मैदान में उतरेंगे और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सत्ता में आने से रोकेंगे। अब उन्होंने, क्योंकि अब देखिए उस वक्त समय कम था, अक्टूबर में उन्होंने पार्टी का ऐलान किया, दिसंबर में चुनाव होने थे। जैसे तैसे करके उनके 3 विधायक जीते हैं। 3 विधायक उन्होंने 18 में जीते, लेकिन 19 में हनुमान बेनीवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया और फिर सांसद बन गए, और उनकी सीट पर उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को मैदान में उतारा। खैर उस उपचुनाव में उनको जीत मिली, वो क्योंकि वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे और बीजेपी तब उनके साथ थी। जैसा कि मैंने कहा कि उनका समय समय पर दोनों पार्टियों से गठबंधन रहा है। तो हनुमान बेनीवाल ने 2019 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन किया और पहले लोकसभा चुनाव खुद जीते, और उसके बाद फिर नारायण बेनीवाल अपने भाई को विधानसभा का चुनाव जिताया। तो अगले 5 साल, मतलब 2018 से लेकर 2023 तक उनके पास 1 सांसद और 3 विधायक रहे। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ कि उनका जो गठबंधन था वो 2000 आपका किसान आंदोलन शायद 20 में शुरू हुआ था जी। किसान आंदोलन के वक्त उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, अपना समर्थन वापस ले लिया केंद्र सरकार से, और राजस्थान से भी वो फिर 2 फाड़ हो गए, और इस तरीके से वो बीजेपी से अलग हो गए। 23 के चुनाव में फिर वो एक बार बीजेपी और कांग्रेस को निशाने पर रखते हुए चुनावी मैदान में जरूर उतरे, लेकिन इस बार उनको नुकसान ये हुआ कि जहां उनको 2 विधायक जीते, 3 विधायक जीते थे, वहां उनको महज अपनी सीट ही वो बचा पाए, और वो भी बड़े कम अंतर से। जीत का जो मार्जिन था वो घट गया था, 2-2.5 हज़ार के आसपास ही वो जीत का जो मार्जिन था।
तो सोचिए उनकी लड़ाई, उनका दावा था कि भाई कम से कम हमें 15 से 20 या 30 तक वो उनका अनुमान था कि जीतेंगे, और फिर हम बीजेपी या कांग्रेस जो भी होगा उसके साथ निगोशिएट करेंगे और फिर सरकार अपने हिसाब से चलवाएंगे किसानों के साथ, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अपने आप को बड़ा किसान नेता बोलते हैं और लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। देखिए एक होता है कि कहने वाली बात, लेकिन हनुमान बेनीवाल का संघर्ष मैं कहूँगा कि सड़कों पर कई बार हमने देखा भी है कि जब वो उतरे हैं तो उन्होंने वो इंसाफ लोगों को दिलाया है। ठीक है, वो किसान आंदोलन के वक्त जब बिल वापस हुए उसका ले लीजिए, या फिर वो आपको या इसके लिए आपका अग्निवीर के लिए वो आज भी उस चीज़ को लगातार उठाते थे, बल्कि बाकी नेता हमने देखा है कि वो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल लगातार कई मुद्दों के साथ जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। तो खैर 23 में उनको जो है सिर्फ अपनी सीट बचा पाए, और जब फिर उनका लोकसभा का चुनाव आया तो वो कांग्रेस के साथ चले गए। तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वो संसद पहुंचते हैं, लेकिन जब उपचुनाव की बारी आती है तब फिर उनका जो है कांग्रेस से खटपट हो जाती है, और हनुमान बेनीवाल इस बार अपनी पत्नी को मैदान में उतारते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। तो ये तो देखिए हनुमान बेनीवाल का करियर ग्राफ रहा। अब जो आरएलपी पार्टी बनी 2018 में, जिसकी नींव रखी हनुमान बेनीवाल ने, अब थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए पार्टी का जो ग्राफ है ना वो गिरा है। बतौर प्रदेश की स्तर पर देखें तो भाई आपके पहले 3 विधायक, फिर 1 विधायक, आज की डेट में आपके पास 1 भी विधायक नहीं। सांसद के तौर पर अगर देखा जाए तो पहले आपको बीजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा, फिर आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा। अब देखिए गठबंधन नहीं करते तो उसका फायदा होता नुकसान होता वो अलग की बात है, लेकिन आरएलपी के इकलौते के तौर पे अगर देखा जाए तो ना तो आज की डेट में आप विधायक हैं और ना ही आप इकलौते तौर पे सांसद हैं, क्योंकि अगर सांसद की बात आएगी कि सांसदी, तो फिर वो गठबंधन का जिक्र आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गठबंधन किया था। अब वैसे राजस्थान में एक चीज़ ये है कि अगर पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड देखें आप, तो जो भी पार्टियां चुनाव से पहले कई बार पार्टियां बनी हैं, किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी पार्टी बनाई, घनश्याम तिवारी ने अपनी पार्टी बनाई, ये बीजेपी से बिछड़े हुए नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन लोगों ने बनाई, लेकिन एक चुनाव लड़े, फिर अगले चुनाव में या तो ये मर्ज हो गए या तो फिर मर्जी हो गए, चाहे वो किरोड़ीलाल मीणा की पार्टी रही हो, चाहे वो घनश्याम तिवारी की पार्टी रही हो। एक विधानसभा चुनाव लड़े, किरोड़ीलाल मीणा की पार्टी ने शायद 3 या 4 विधायक जीते थे, लेकिन जब अगली बारी आई तो वो जाके 2013 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, 4 विधायक उनके जीते थे, लेकिन 2018 में वो बीजेपी में मर्ज हो गए। घनश्याम तिवारी के साथ भी ऐसा हुआ, उन्होंने पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई विधायक नहीं जीते, तो फिर वो भी कुछ दिनों बाद बीजेपी में जाके मर्ज हो गए। हनुमान बेनीवाल की तारीफ ये करनी होगी कि 18 में भी 3 विधायक जीते थे, लेकिन उन्होंने 3 ही विधायक जीते थे, लेकिन उन्होंने वो लड़ाई जो है ना वो 23 में जारी रखी। 23 में भले ही उनको 1 विधायक जीते और फिर 24 में नहीं जीते, लेकिन उनकी लड़ाई जो है ना वो संघर्ष जो है वो लगातार जारी है, और उनके निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों हैं। उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि भाई मैं किसी में जाके मर जाऊंगा। हाँ, वो जनता के बीच ये बात कहते हैं कि भाई देखिए अब आप लोग तय करिए, मैं बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता, 28 का चुनाव मेरे लिए आखिरी है, क्योंकि उसके बाद मेरी भी उम्र हो जाएगी, तो मैं कब तक आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहूँगा। तो 28 में अगर आप लोग हमें देंगे, इस लायक बनाएंगे कि हाँ मुख्यमंत्री हम तय कर सकें, या भाई एक किसान नेता या एक जाट नेता मुख्यमंत्री बने, तो ये उनकी लड़ाई ये जारी है लगातार। अब देखिए आज उनका 7वां स्थापना दिवस है, और वो अपने घर से या फिर कहें राजधानी से दूर उन्होंने बीकानेर में अपनी पकड़ बनाने के लिए वहाँ पे ये अभियान की शुरुआत करी है। उन्होंने 2 दिन पहले बयान भी दिया, बोले भाई देखिए अब क्योंकि बीकानेर जो है वो हमारे गढ़ जहाँ पे नागौर से जहाँ से वो सांसद है उसके पास आता है, तो अब क्योंकि उसका विस्तार करना है। देखिए अब ऐसा नहीं, हनुमान बेनीवाल ने इसका विस्तार, जब आप देखिए बाड़मेर में जो आज आपके सांसद हैं उमेदाराम बेनीवाल, कभी वो उनके साथ हुआ करते थे। खियूसर के जो मौजूदा विधायक हैं रेवंत राम डांगा, कभी वो उनके राइट हैंड हुआ करते थे। अब कुछ खटपट हुई किन्हीं कारणों की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाई। अब जैसे हनुमान बेनीवाल का कहना है कि भाई अगर उमेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस नहीं ले जाती तो आज उनके पास 2 सांसद होते। और आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले, 24 के लोकसभा चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल ने भी ये डिमांड रखी थी कि हमें 2 सीटें चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पिछले 2 बार से लगातार जैसे कि 0-0 सीटों पे सिमट रही थी, तो इस बार
उनका वो था कि भाई गठबंधन किया जाए, जो क्षेत्रीय दल हैं या जो अन्य दल हैं उनसे गठबंधन किया जाए और अपनी ताकत बढ़ाई जाए, तो उसका फायदा हुआ। तो उसमें ये हुआ कि हनुमान बेनीवाल चाह रहे थे कि भाई ठीक है 2 सीटें हमें दी जाएं, एक बाड़मेर और एक नागौर। नागौर में वो खुद दावेदारी करने वाले थे और माना जा रहा था कि बाड़मेर में उमेदवार राम बेनीवाल को वो आरएलपी के टिकट पर चाह रहे थे कि वो मैदान में उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब क्या उसमें हुआ कि उमेदवार राम बेनीवाल जो है वो बीजेपी के कांग्रेस के साथ चले गए और कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो उन्होंने वहाँ पे, अब देखिए इसमें हनुमान बेनीवाल को झटका लगा। तो अब हनुमान बेनीवाल बीकानेर से अपनी जो शुरुआत कर रहे हैं, तो उनका मतलब है कि भाई 2028 से पहले अब पार्टी का विस्तार जो है ना वो नागौर के आसपास या फिर बाड़मेर के आसपास या फिर जोधपुर के आसपास से समेट के उसको पूरे प्रदेश में फैलाया जाए, ताकि लोग जिस तरीके से कनेक्ट हों। अब देखिए जिस तरीके से अब वोट बैंक बढ़ाने के लिए आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि एक संभाग में, राजस्थान में ऐसे 5 संभाग हैं जहाँ से टुकड़ों में आपको वोट बैंक चाहिए होगा, सीटें चाहिए होंगी, और उसी से होता है। आप भी कई बार जब लिखते हैं स्टोरी या चर्चा करते हैं तो आपको भी कि भाई यहाँ पे पूर्वी राजस्थान में कौन मजबूत है, पश्चिमी राजस्थान में कौन मजबूत है, यहाँ पे कौन मजबूत है, तो वो उस क्षेत्र से भाई यहाँ जाट वोट बैंक है, यहाँ गुजर वोट बैंक है, यहाँ अन्य, तो वो उस तरीके से समेटते हैं। हनुमान बेनीवाल शायद इस चीज में 2018 में भी उनसे गलती हो गई, 23 में भी उनसे गलती हो गई कि वो अपने क्षेत्र के आसपास रह गए। उन्हें लगा कि शायद, तो उन्होंने वो जो एक पकड़ उनकी रही है ना, वो जिसको वो नहीं पकड़ पाए, जो एक उनकी कमजोरी रही है, इस बार हनुमान बेनीवाल ने समय से पहले उसको परखने की कोशिश करी और अब शायद उन्होंने उसके लिए प्रयास जो है बीकानेर से उन्होंने शुरुआत कर दी। उन्होंने ये बात कही भी कि भाई बीकानेर से मेरी शुरुआत है, इसके बाद मैं अलग अलग क्षेत्रों से लोगों से मिलूंगा और वहाँ पर चर्चा करूंगा और उस तरीके से फिर 28 की अपनी तैयारी करूंगा। जी, लेकिन देखिए एक ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ आयोजन स्थापना दिवस नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल का शक्ति प्रदर्शन भी है, इसीलिए इतना बड़ा इंतज़ाम किया जा रहा है और वहाँ पर उनका बयान भी जो होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे पहले हनुमान बेनीवाल 28 को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। लेकिन हाल ही में अगर बीते हफ्ते की ही बात करें तो उनका एक बयान आया था 2028 के चुनाव को लेकर कि 28 में अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, अगर जनता ने हमें जिताया तो ठीक, नहीं तो फिर जैसा होगा वैसा चलेंगे, ये हमारा आखिरी बड़ा उपचुनाव होगा जो हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है, जिस तरह अभी अम्बेश जी बता भी रहे थे कि किस तरह हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी के विस्तार में जुटे हुए हैं, इसीलिए अब वो कहीं ना कहीं अंत में जो उपचुनाव हो रहा है वो नरेश मीणा से एक तरह से अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे दूरी बनाकर चल रहे हैं। जिस तरह राजकुमार रोध भी नरेश मीणा से इस बार भी दूरी बना रहे, पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था तब भी नरेश मीणा ने उनसे समर्थन मांगा था, तब भी हनुमान बेनीवाल उनके साथ नहीं आए थे, हालांकि उन्होंने बयान जरूर दिया था कि हाँ समर्थन देंगे, इस बार भी बयान दिया था। मैं आपको टोकने जाऊंगा, मुझे लगता है ना कि दूरी बनाने की एक वजह है कि दूरी इसलिए बनाई गई कि हनुमान बेनीवाल को अपने 7 साल की राजनीति में ये समझ, अलग पार्टी बना के राजनीति में ये समझ में आ गया कि भाई जिस तरीके से पर्सनली टारगेट वो करते हैं नेताओं को या फिर वो जो कटाक्ष होते थे उससे उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। नरेश मीणा जिस तरीके से अब ठीक है आप एक राजनेता हैं, राजनेता की एक संयमित भाषा होती है और जब हम लोग कोई असंयमित भाषा बोलता है तो हम लोग फिर उस पर सवाल खड़े करते हैं और हम लोग ही नहीं जनता फिर उससे सवाल खड़ी करती है। तो नरेश मीणा के साथ और ये हनुमान बेनीवाल ने शायद इसको देख लिया है कि आज राजकुमार राउत बीजेपी पार्टी के वो सांसद हैं, कभी वो विधायक हुआ करते थे, तो 2018 में वो विधायक थे जी। वो पार्टी टूटी, उससे भी अलग बीएपी पार्टी कैसे बनी वो एक अलग कहानी है, लेकिन बीएपी ने जिस तरीके से अपने आप को ग्रो किया, 2018 में उनके पास शायद 2 विधायक थे, फिर 2023 के चुनाव में वो अलग होकर लड़े, आज उनके पास 4 विधायक और 1 सांसद हैं। आप राजकुमार राउत का पिछले 2 साल में 2.5 साल में ठीक है एक बयान उठा के दिखा दीजिए जब से वो, और ऐसा नहीं कि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं या पार्टी के प्रमुख है राजकुमार राउत, वो पार्टी का चेहरा है, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष कोई और है, अध्यक्ष कोई और है, जिम्मेदारी अलग अलग है, वो सिर्फ एक चेहरा है। और चेहरा राजकुमार राउत इसलिए बने क्योंकि आप उनकी भाषा बहुत संयमित देखेंगे। वो 2018 से लेकर और अब तक जो उनकी राजनीति रही है, जिस तरीके से मैंने उनको देखा है, वो ठीक है आरोप प्रत्यारोप लगते हैं लेकिन वो भाषा से बाहर नहीं जाते। और शायद यही वजह है कि आज राजकुमार राउत चेहरा है और उन्हीं के चेहरे की वजह से देखिए जहां भी जाते हैं आपको कोई और चेहरा साथ में दिखाई नहीं देता, और वो चेहरे की वजह से जो है 4 विधायक आज
के साथ हैं और एक वो खुद सांसद है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने आदिवासी बेल्ट में अपनी पकड़ बनाई है, 2028 के चुनाव में वो कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले ऐसी पार्टी बन जाए जो राजस्थान में 10 का आंकड़ा क्रॉस कर दे विधायकों के मामले में, क्योंकि अभी तक राजस्थान में क्षेत्रीय दल ने कभी 5 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे अगर इतने राजस्थान के 75 सालों के चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली है जिसने विधायक सबसे ज्यादा जीते हैं तो वो है बीएसपी, और वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, तो 2 बार उसके 6 विधायक जीते हैं। लेकिन क्षेत्रीय दलों की अगर बात करी जाए, जो आए भी हैं तो वो अगले चुनाव तक टिक नहीं पाए हैं, और अगर जीते भी हैं तो मैक्सिमम उसमें 4 विधायक जीते हैं, जो कि किरोड़ीलाल मीणा जी की पार्टी रही थी 2013 में, सॉरी जी। चलिए, तो खैर ये अब बेनीवाल क्या क्या ऐलान करेंगे ये सब देखना होगा, और TV9 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, और आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई चर्चा के साथ। शुक्रिया।